माय नेम इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद ट्विंस। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स के 4th यूनिट को स्टार्ट किया था जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू टेंसर, और उसी के क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं इनर प्रोडक्ट के बारे में। तो इनर प्रोडक्ट होता क्या, पहले ये समझते हैं। तो जो टेंसर होता है, जैसे वेक्टर के हमने देखा कि दो मल्टीप्लिकेशन के दो टाइप होते थे, एक होता था क्रॉस प्रोडक्ट, एक होता था डॉट प्रोडक्ट। उसी तरह टेंसर में भी होता है कि हमें दो टेंसर को अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो एक होता है आउटर प्रोडक्ट और एक होता है इनर प्रोडक्ट। और आउटर प्रोडक्ट को हमने आपको पढ़ा दिया है, यानी कि आप प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। हमने आउटर प्रोडक्ट पढ़ा दिया और आज के इस लेक्चर में हम इनर प्रोडक्ट पढ़ाने वाले हैं। यानी ये कह सकते हैं कि ये टेंसर के मल्टीप्लिकेशन का एक भाग है, ठीक है, इनर प्रोडक्ट। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। उसके पहले हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें जान जाते हैं कि इनर प्रोडक्ट होता क्या है और आउटर प्रोडक्ट का भी थोड़ा सा आइडिया यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। आउटर प्रोडक्ट क्या होता है और टेंसर क्या। देखिए टेंसर क्या होता है, टेंसर किस टाइप का होता है, ये तो आप अगर प्रीवियस लेक्चर फॉलो कर रहे होंगे तो आप जान जाएंगे कि टेंसर क्या होता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि एक टेंसर हमने माना ए बी, ठीक है, और ये माना एक सी, ठीक है, और एक हमने टेंसर माना बी जो होगा पी क्यू आर, ठीक है। और आउटर प्रोडक्ट इसका कैसे करते थे, आउटर प्रोडक्ट ऐसे करते थे कि हम लोग पहले आउटर प्रोडक्ट समझेंगे तब आपको इनर प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आएगा। इसमें थोड़ा बहुत आइडिया आउटर प्रोडक्ट का देती हूँ कि मान लीजिए इसका हमने क्या किया, इनटू किया और कुछ मान लीजिए कि सी आ गया, ठीक है। और ऊपर का जो इसे क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं, ठीक है। इसे भी क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं, इसे भी सफिक्स यानी जो लगा होता है सबको सफिक्स कहते हैं। जो ऊपर होता है उसको कॉन्ट्रा वेरिएंट कहते हैं और जो नीचे होता है उसको कोवेरिएंट कहते हैं। तो जब हम लोग आउटर प्रोडक्ट करते हैं तो मान लीजिए कि आउटर प्रोडक्ट हमने किया और हमें सी मिला, उसके बाद इन सफिक्स का क्या होता है, कॉन्ट्रा वेरिएंट वाला सफिक्स में ऐड हो जाएगा, यानी ए बी पी क्यू और इधर हो जाएगा सी आर, ठीक है। और देखिए ये हो जाएगा आपका आउटर प्रोडक्ट करने के बाद। और ये चीज़ देखिए जो ए है उसका अगर हम रैंक बोले तो रैंक क्या होगा, इसका रैंक, इसका क्या करते हैं, सफिक्स को बस काउंट कर लेते कितने सफिक्स उसमें लगे हुए थे, 1 2 3, तो इसका रैंक 3 है। और इसका रैंक देखेंगे, इसका रैंक कितना है, तो इसका भी रैंक 1 2 3 है, यानी रैंक क्या है, 3 है। और जो आउटर प्रोडक्ट करने के बाद जो वैल्यू हमारी मिल रही है वो क्या, उसका रैंक देखें तो उसका रैंक हमें कितना मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 मिल जा रहा है। तो आप एक ही आइडिया लगा सकते हैं कि जब हम लोग आउटर प्रोडक्ट करते हैं उस समय जो रैंक होता है वो उसके जो नंबर होते हैं रैंक के वो दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं और यहाँ पे आंसर में आ जाते हैं, यानी रैंक क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ये इस तरीके से हम किसी भी चीज़ का आउटर प्रोडक्ट करते हैं, यानी रैंक यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गया। पर वही अगर हम इनर प्रोडक्ट करते हैं किसी चीज़ का, किसी चीज़ नहीं किसी टेंसर का, ठीक है, यानी यही दो टेंसर, इसी का हमें अब क्या करना है, इनर प्रोडक्ट करना है। तो इनर प्रोडक्ट अगर हम इसका करते हैं तो कैसे वो आउटर प्रोडक्ट से अलग होगा। मान लीजिए इनर प्रोडक्ट हमने किया और वैल्यू हमें सी मिल गई, अंतर क्या होगा कि यहाँ पे जो ये चीज़ें होगी इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ समझिए कुछ चीज़ें करेंगे। वहाँ पे सिंपली ऊपर का ऊपर लिख देते थे, नीचे का नीचे लिख देते, पर इनर प्रोडक्ट में आपको क्या क्या करना पड़ता है, आपको कॉन्ट्रैक्शन जो है रूल उसको फॉलो करना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्शन क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्शन कहता है कि किसी एक कॉन्ट्रावेरेंट सफिक्स मतलब जो ऊपर पावर जैसा लगा उस वो वाली सफिक्स की बात कर रहा है, किसी कॉन्ट्रावेरेंट सफिक्स और कोई कोवेरिएंट मतलब जो नीचे लगा होता, उन दोनों को किसी न एक को सेम हमें करना पड़ेगा। या तो आप इसमें से एक को ले लीजिए कॉन्ट्रावेरिएंट सफिक्स में और इधर कोवेरिएंट सफिक्स एक ले लीजिए, दोनों को सेम कर दीजिए, या फिर इधर से कोई कॉन्ट्रावेरिएंट एक सफिक्स ले लीजिए और यहाँ से कोई कोवेरिएंट सफिक्स ले लीजिए, दोनों को सेम कर दीजिए। यानी कि हमें एक को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। यानी कि हमें इसको प्रोडक्ट करने से पहले एक काम करना पड़ेगा, ए बी सी, ठीक है। हमने क्या किया, इसको वैसे रहने दिया और जो बी वाला है हमारा उसको मैंने क्या कर दिया, पी क्यू, और देखिए यहाँ ए है उसको हमें आर की जगह भी ए कर दिया, यानी कि हमने आर इज इक्वल टू ए कर दिया है, ठीक है। और ये क्या है, यही है कॉन्ट्रैक्शन, जो कि आपने इसके प्रीवियस लेक्चर में, यानी जो लेक्चर मैं पढ़ा रही हूँ उसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में कॉन्ट्रैक्शन के बारे में अच्छे से हमने बताया और इसीलिए हमने बताया कि ये इनर प्रोडक्ट में यूज़ होने वाला है। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि हम एक सफिक्स के एक कॉन्ट्रा जो सफिक्स है उस और कोवेरिएंट सफिक्स से दोनों को सेम करते हैं पहले, उसके बाद इनर प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है।
यानी इनर प्रोडक्ट में हम एक सफिक्स को बराबर करते हैं। क्यों करते हैं ये भी देखते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, बराबर कर दिया। अब हम इसका अगर इनर प्रोडक्ट करें तो मान लीजिए इनर प्रोडक्ट अगर सी आ रहा है तो उस वक्त क्या होगा, पावर फिर से हम ऊपर लिख देंगे ए बी पी और क्यू, और इधर हो जाएगा सी और ए। और आप जानते हैं कि अगर एक कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट अगर एक ही टेंसर में सेम होता है, यानी सी टेंसर में दोनों ऊपर नीचे सेम है, तो ये क्या हो जाता है, समझ आइए, कट जाता है और ये हट जाता है। तो उसके बाद देखिए आपका जो सफिक्स आ रहा है 1 2 3, 1 2 3 और 4, यानी ये रैंक 4 का आ रहा है और ये रैंक किसका था, ये रैंक 3 का था और ये रैंक 3 का था। तो उस बार तो 3 3 जोड़ के 6 आ जाता था आउटर प्रोडक्ट में, पर इस बार इनर प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, 3 3 6 रैंक का था, मतलब इंटू करने पे 6 रैंक का आना चाहिए था, पर क्या हो रहा है, कितना 2 रिड्यूस हो जा रहा है। किस वजह से 2 रिड्यूस हो रहा है, वो हमने जो कॉन्ट्रैक्शन का रूल लगाया था उस वजह से 2 रैंक क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। यानी इनर प्रोडक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक कॉन्ट्रावेरिएंट और एक कोवेरिएंट को क्या करते हैं, सेम करते हैं पहले। यानी कॉन्ट्रावेरिएंट यहाँ पे अब बी जो है ये भी एक कॉन्ट्रावेरिएंट है और ये आर है, तो अब बी इज इक्वल टू आर भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक को सेम करते हैं तब हम जाके इनर प्रोडक्ट लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो मैंने आपको मतलब नॉर्मली बता दिया कि जैसे आप ए बी कैसे सी आया, इसको भी तो जानना है मैंने कि ए बी कैसे करके सी आएगा, वो तो बस मैंने पावर का यहाँ पे आपको रैंक कैसे रिड्यूस होता है वो मैंने नॉर्मली आपको समझाया। इसको एज ए थ्योरम एक हम लोग समझते हैं कि थ्योरम क्या कहता है। ठीक है, तो थ्योरम वैसे ही है जैसा मैंने आपको समझाया कि आपको प्रूफ करना है कि रैंक 2 घट के आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपने एग्जाम में पूछा तो आपसे कुछ भी बना के थ्योरम पूछ सकता है कि 2 टेंसर दिया हुआ, क्या टेंसर मतलब अगर आउटर प्रोडक्ट आप करते तो 5 रैंक का अगर आता तो कहेगा कि इनर प्रोडक्ट करिए और 3 रैंक का आना चाहिए। कुछ ऐसा ही थ्योरम क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो एक हम थ्योरम लिख लेते हैं, क्या एक थ्योरम जो थोड़ा सा कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया, उसको मैं क्या करती हूँ, लिखवा देती हूँ। उसी के बेस पे आप कोई भी एग्जाम में थ्योरम दे दिए और थोड़ा सा आप माइंड यूज करेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, एक थ्योरम लिखते हैं हम लोग, so that the inner product, हमें प्रूफ करना है कि द इनर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर मान लेते हैं हम लोग, एक मान लेते हैं टेंसर, एक क्या मानेंगे, अपने मन से आप कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पे प्रूफ करना है हमें तो रैंक प्रूफ करना है यहाँ पे, तो इसलिए हम एक मान लेते हैं, चलिए पी और आर एस मान लेते हैं। ठीक है, और एक रैंक मान लेते हैं बी। ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम भी कुछ इसको भी मानेंगे, क्या मानेंगे, क्यू एस। ठीक है, क्यू एस टी, और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको आर रैंक देते। इतना ही हम क्या मानते हैं, एक प्रकार का क्या है, टेंसर, और ये क्या है आप समझ सकते हैं 2 रैंक का टेंसर, और ये क्या है 3 रैंक का टेंसर है। ठीक है, 2 रैंक का है और ये 3 रैंक का है, और हमें क्या प्रूफ करेंगे, सो डैट द इनर प्रोडक्ट ऑफ 2 टेंसर ये इज ए टेंसर ऑफ रैंक 3। ठीक है, यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए अगर इसको आप आउटर प्रोडक्ट के द्वारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी और रैंक क्या हो जाता है, यानी सफिक्स क्या होता है, ऐड जाता है। तो पी क्यू आर एस टी यानी 5 रैंक का आता अगर आप आउटर प्रोडक्ट करते, पर यहाँ पे कहा गया है कि इसका करिए इनर प्रोडक्ट और आना चाहिए रैंक 3। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। सो डैट द इनर प्रोडक्ट ऑफ 2 टेंसर, यानी इन दोनों टेंसर का आप इनर प्रोडक्ट करिए और वो आना चाहिए रैंक 3 का, यानी कि ये क्या है, आउटर प्रोडक्ट करते तो 5 रैंक का आता, पर हमें इनर प्रोडक्ट करना है और रैंक 3 आता है, क्योंकि इनर प्रोडक्ट में क्या होता है, रैंक रिड्यूस होता है। चलिए हम इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते। तो पहले हम क्या मानेंगे, पहले हम ए बी क्या लिख लेते हैं, पी और ये क्या है आर, इसको बड़ा मान लेते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूज होने लगता है, बी और ये हो जाएगा क्यू और ये एस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट तो गुणा करते नहीं, हम पहले क्या करते हैं, इसको इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लगाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को हम लोग क्या करते हैं, पहले उसका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लगाएंगे, फिर इसका लॉ लगाएंगे, फिर दोनों को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। एंड देखिए हम आगे कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं कि हमें इसका और इसका डैश निकालना है। ठीक है, यानी कि ए डैश, ठीक है, ए डैश पी आर हमें निकालना,
और ये आपको मैंने कितनी बार इसको निकलवा के आपको प्रीवियस लेक्चर सब निकलवाते आ रहे हैं, इसका मैंने फॉर्मूला बताया कि कैसे निकालते। तो यहाँ पे आराम से आप आज देख लीजिए कैसे निकालते, धीरे धीरे मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ कि इसका हमें ए डैश निकालना है। ए डैश निकालना मतलब क्या होता है यहाँ पे कि ये कोई सिस्टम में है, कोई सिस्टम में है, इसका कोई कोऑर्डिनेट होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको दूसरे सिस्टम में दूसरे कोऑर्डिनेट में चेंज करते, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी बाय लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ए डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, हम ए पहले लिख लेते हैं, देखिए हम लाइन से, और देखिए पी और आर लिखा है, तो पी आर एक क्या है, जैसे है वैसा ही एक हम वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे एम और एन लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस ये होना चाहिए कि यहाँ पे पी क्यू होता तो आपको एम एन इधर मानना पड़ता, इधर आर एस टी रहता तो आपको एन और कुछ भी दो वेरिएबल मानना पड़ता, यानी कि अगर एक एक है तो एक एक हम मानते। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कितने रैंक का है, यहाँ पे 2 रैंक का, तो आप 2 बार ऐसे मान लीजिए लिख देते हैं, डेल ऐसे आप लिख देते हैं, ठीक है। 2 बार हमने क्या किया, 2 रैंक का था तो 2 बार लिख देते हैं। अब क्या करते हैं कि पी और आर जहाँ जहाँ हम लिखेंगे वहाँ हमें क्या करना है, डैश लिखना है। तो अब पी आर कहाँ कहाँ लिखेंगे, तो पी ऊपर लिखा है तो पी हम ऊपर लिखेंगे, और आर नीचे लिखा है तो आर नीचे लिखेंगे, और डैश है तो हम डैश इधर लगा देंगे, डैश इधर लगा देंगे। और बचा अब इसमें हमें क्या ऐड करना है, तो पी के अगर आप सामने देखेंगे तो एम आ रहा है, इसलिए पी के नीचे हम एम लिख देंगे और इधर एन लिख देंगे, ठीक है। ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। वैसे देखिए आप समझेंगे डायरेक्ट क्यों नहीं हम इनर प्रोडक्ट कर रहे हैं, वो डायरेक्ट मैंने करके सी लिख दिया, पर वो मैंने पूरा प्रोसेस करने के बाद सी लिखा उसको, ठीक है। वो जब मैं आप स्टार्टिंग में आपको समझा रही थी उस समय मैं इसका इनर प्रोडक्ट करके सी मान ली थी, तो वो सी ऐसे नहीं था कि इसमें इसका इंटू कर देंगे, पहले इसका ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इसका ए डैश निकालते हैं, उसके बाद जो आएगी वैल्यू उसका हम लोग इंटू करेंगे। तो अब हम क्या निकालेंगे, बी डैश निकालेंगे, ऐसे बी डैश क्यू एस टी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी कुछ वेरिएबल मानना है, तो हम मान लेते हैं ए बी सी, यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ पे भी 3 मान लेंगे, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, और ये बी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 रैंक का है तो 3 बार हम लोग लिख देंगे, देखिए यहाँ पे बी रहेगा, ठीक है, जो यहाँ रहता है वहीं आ रहता है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब ऐसे करते हैं डेल और डेल एक्स और डेल एक्स। देखिए ये लिखने का तरीका एग्जाम में आप कैसे लिखें, पहले देखिए जितना रैंक रहेगा यानी जितना वेरिएबल यहाँ पर रहेगा उतनी बार हम लिख देंगे। अब देखिए क्यू ऊपर है तो हम क्यू ऊपर लिख देंगे, और क्यू के साथ डैश है तो डैश भी लिख देंगे, ठीक है। अब आर एस टी वो भी डैश ही का भाग है, तो यहाँ पे एस टी है और ये भी डैश का भाग है, तो कैसे लिखेंगे, दूसरे वाले में नीचे लिखेंगे, क्यों नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये नीचे सफिक्स जुड़ा है इसलिए हम नीचे लिखेंगे, और टी लिख देंगे और डैश भी लिख देंगे। अब बचा कि यहाँ क्या लिखेंगे, तो क्यू के सामने क्या है, ए है तो ए लिखेंगे, एस के सामने बी है तो एस के ऊपर बी लिख दीजिए, और टी के सामने सी है तो सी लिख दीजिए। ये लिखने का एक तरीका होता है, और ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें जो इनर प्रोडक्ट करना है, यानी कि इन दोनों को हमें इंटू करना है, इन दोनों को इंटू नहीं करते हैं, इसका पहले ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं, इसका ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं तब इंटू करते हैं। तो इन दोनों का इंटू कीजिए तो क्या हो जाएगा, ए डैश पी आर और बी डैश क्यू एस टी, ठीक है। अब इधर क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को लिख दीजिए, ए एम एन बी ए बी सी, और ये अब पांचों लिखेंगे हम लोग तो हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 है तो पहले 5 तो लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, आराम से। अब देखते हैं कैसे कैसे लिखा है, वैसे ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, डैश लिखा है और डैश पी एम इधर एन डैश आर इधर डैश क्यू ए बी डैश एस सी डैश टी, ठीक है। हमने क्या किया, अब लिख दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हमें लगाना है क्या चीज़, ट्रांसफॉर्मेशन सॉरी कॉन्ट्रैक्शन रूल। तो कॉन्ट्रैक्शन रूल में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि इसमें देखिए, इस वाले में आप देखिए, इसमें हम क्या करें, कॉन्ट्रैक्शन रूल लगाएं। कॉन्ट्रैक्शन रूल मतलब कोई एक कौन सा वेरिएंट और
कोवेरिएंट है, इधर से कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट को सेम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हम यहाँ P इज इक्वल टू S लिख देते हैं, ठीक है। P इज इक्वल टू S नहीं, S इज इक्वल टू P लिख देते हैं, S इज इक्वल टू P लिख देते हैं, यानी जहाँ जहाँ S होगा वहाँ वहाँ P लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, ये तो ऐसे ही रह जाएगा डैश P, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए इसको साफ से लिखते हैं, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि हम यहाँ पे लगाएंगे अगले लाइन में यस इज इक्वल टू P, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे लिख दीजिए कि ये क्या है, बाई कॉन्ट्रैक्शन, जो अब मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन लॉ। कॉन्ट्रैक्शन लॉ क्या कहता है कि आप एक सफिक्स, एक कॉन्ट्रावेरिएंट सफिक्स और एक कोवेरिएंट सफिक्स को इक्वल करिए, ठीक है, तब इनर प्रोडक्ट लगाइए। तो यहाँ पे हम A और डैश P लिख देंगे और ये लिख देंगे R और B और फिर यहाँ डैश Q और S की जगह हमें क्या लिखना है, P लिखना है, तो फिर P लिख देंगे, T लिख देंगे। सेम यही काम इधर भी करेंगे। तो यहाँ पे तो कहीं P भी है नहीं, तो उसको लिख दीजिए ऐसे सिंपल, ठीक है, B and C। अब देखिए यहाँ पे P है, P तो कुछ में चेंज नहीं, सिर्फ जहाँ S रहेगा वहीं हमें चेंज करना है। तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं और डेल एक्स एन अपान डेल एक्स डैश आर और डेल एक्स क्यू, देखिए ये देखिए ये डैश है, ठीक, डैश डेल एक्स ए और डेल एक्स बी और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल एक्स, यहाँ पे P लिखेंगे, S है तो यहाँ पे P लिखेंगे इससे, ठीक है। फिर डेल एक्स सी अपान डेल एक्स डैश टी। अब देखिए क्या क्या आपको कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो इसके नीचे का और इसके ऊपर का बचा है दोनों जोड़ लेते हैं, एक जगह लिख लेते हैं। यानी क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम A N M N और यहाँ पे B A B C और पहले इन दोनों को लिख लेते हैं, यानी इसको और इसको लिख लेते हैं। तो लिख देंगे डेल, लिखेंगे क्या लिखेंगे, ये बचा डेल एक्स बी अपान डेल एक्स एम, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको और इसको लिख दिया, बाकी सबको वैसे उतार लीजिए, एक्स एन अपान डेल एक्स डैश आर, इधर क्या बच रहा है, डेल एक्स डैश क्यू अपान डेल एक्स ए। इसको बहुत देख देख के लिखना पड़ता है, ठीक है, कुछ भी गलत हुआ तो सब गलत, पर कोई टफ नहीं है इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास देखिए सब में, इसमें डैश है, इसमें डैश है, इसमें डैश है। डैश क्या दिखाता है, रैंक दिखाता है यहाँ पे, तो 3 रैंक का तो ये हो गया। बट ये चीज़ क्या है, अब इसमें डैश नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको रहना, सुनिए डैश नहीं है तो किस तरीके से रखेंगे। इस वजह से हम क्या करेंगे, एक चीज़ हम जानते हैं, अब यहाँ पे छोटा सा मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, क्योंकि मैं नीचे लिखूँगी तो जगह नहीं बचेगा। यहाँ पे मैं छोटा सा मैं लिखूँगी बाई क्रोनेकर डेल्टा। हम लोग क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि डेल आई और जे होता था तो इज इक्वल टू क्या कर देते थे उसको, सॉरी ऐसे जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि डेल एक्स आई और अपान डेल एक्स जे इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं इसको डेल आई जे लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे सेम हम यहाँ पे आई जे लिख सकते हैं और एक और चीज़ लिख सकते हैं। अब देखिए इसकी वैल्यू आई जे अगर अलग अलग यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल रहता है, यहाँ पे जो सफिक्स अगर अलग अलग रहता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। और अगर ऐसा सफिक्स हो कि आई और जे बरा आई और यहाँ पे मान लीजिए जे की जगह ये भी आई हो, यानी कि कह सकते हैं अगर हम क्या करें, आई इज इक्वल टू जे कर दे, आई इज इक्वल टू जे कर दे और इधर पे आई लिख देंगे, इधर भी आई लिख देंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके जगह हम लोग ये चीज़ रखेंगे, ठीक है। ये बाई क्रोनेकर डेल्टा जो प्रॉपर्टी फर्स्ट थी वही है, ठीक है। तो इसके जगह पहले इसको रखिए, उसके बाद ये सब सिस्टम मैं बाद में समझाऊंगी, पहले इसके जगह ये रख लेते हैं। तो यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं A M N B A B C और इसके जगह हम क्या रख सकते हैं बड़ा सा डेल और ऊपर B और नीचे M और बाकी सब समझ लीजिए कि ऐसे मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं थोड़ा सा और देखिए
अब मैं आगे क्या करूँगी, मैं आगे ये करूँगी कि देखिए इसकी वैल्यू तो अगर हम इस तरह क्रोनेकर डेल्टा से देखें तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर आई और जे आपस में इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 होती है बाई क्रोनेकर डेल्टा से, हमने जानते हैं। तो यहाँ पे भी बी और एम अलग अलग है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। पर हमें क्या प्रूफ करना, हमें रैंक 3 प्रूफ करना। तो एक कंडीशन तो ये हो जाएगी कि इसकी वैल्यू बराबर होने पे 0 हो जाएगी, और एक कंडीशन ये कर सकते हैं कि अगर आई जे को हम बराबर कर देते तो इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पे 0 नहीं लाएंगे क्योंकि हमें यहाँ रैंक 3 प्रूफ करना है। इस वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे आई और जे इज इक्वल टू, मतलब दोनों बराबर कर देंगे और फिर यहाँ पे आई लिख के 1 लिख देंगे। वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे कि b बराबर m कर देंगे, ठीक है। और b बराबर m कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चलिए 1 लाइन ऊपर इवर कर भी देते हैं, ठीक है। इसको देते हैं मिटा हम लोग और करते हैं आगे काम अपना, ठीक है। तो इसको मैं क्या करती हूँ, अभी फिलहाल के लिए मिटा देती हूँ और ये सब भी मिटा देती हूँ, पूरा ये सब भी मिटा देते हैं, साफ कर लेते हैं, अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट वाली बस लाइन हमें बचानी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसको लिख दीजिए अच्छे से, ए एम एन बी ए बी सी डेल बी एम, ठीक है। और फिर बी एम और यहाँ पे क्या था, मान लीजिए यहाँ पे बार लिख लेते हैं क्योंकि अब तो हमें मिटाना है ना, इसलिए हम लोग लिख लेते हैं। मैं जल्दी लिख दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ एन था, एन नहीं था, यहाँ पे क्या था, हाँ एन था, यहाँ पे एन था और यहाँ पे डेल एक्स डैश आर था और क्यू अपान डेल एक्स ए था और यहाँ क्या था, डेल एक्स अपान में अभी देख रही हूँ डेल टी था, और देखिए अगर टी है तो इसके ऊपर सी था ये, ठीक है, सी था ये। अब क्या करते हैं, हमने क्या कहा, बाई क्रोनेकर डेल्टा हम लोग इन दोनों आई और बी और एम को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, यानी बी इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे एम, या फिर लिख लीजिए एम इज इक्वल टू बी, कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हम कहाँ, जहाँ जहाँ एम रहेगा वहाँ वहाँ बी लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। तो उधर कोई भी एम की वैल्यू नहीं थी, उधर क्या थी, वो कुछ और था, एम भी नहीं था। आप एम तो हम लोग इधर से लाने का स्टार्ट किया, तो इसलिए एम की जगह बी लिख दीजिए और एन लिख दीजिए और बी और ए और बी सी लिख दीजिए। और यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर बी की जगह हम एम की जगह बी रख दे तो यहाँ पे भी अगर बी हो जाएगा। तो अगर इस फॉर्मूले से आई इज इक्वल टू क्या होता है, 1 हो जाता है बाई क्रोनेकर। तो उसकी जगह अगर एम की जगह हम बी रख देते तो इसकी पूरी वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसको हम छोड़ देते हैं और क्या हो जाएगा, जो बचता है उसको लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए जो बस अब डैश चीज की, डैश वाला चीज बचा, यानी कि जो बिना डैश वाला था उसको हमने क्या किया, हटा दिया। और डैश क्या करता है, जहां जहां डैश है, देखिए कहाँ कहाँ डैश है, डैश नीचे एक यहाँ है और नीचे यहाँ है, यानी नीचे नीचे तो 2 सफिक्स नीचे लगेगा तो क्या हो जाएगा, 2 कोवेरिएंट आएगा और एक कॉन्ट्रावेरिएंट आएगा। कैसे आएगा यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और हम लोग जानते हैं कि अगर एक कॉन्ट्रावेरिएंट और एक कोवेरिएंट बराबर हो तो उसको क्या कर देते हैं, हम लोग हटा लेते हैं, यानी कि उसको मान लीजिए कि बी से बी कट जाएगा। तो यहाँ पे ए बी अगर निकालते हैं हम लोग तो क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं हो जाएगा, यहाँ पे एन बचेगा और बी, और यहाँ पे ए, और यहाँ का भी बी हट जाएगा, यहाँ पे सी बचेगा, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे भी 3 चीज बच रही है, डैश आर और क्यू अपान ये डैश है, और यहाँ पे ए एक्स ए, और यहाँ पे देखिए उधर क्या था, एक बार मुझे देख लेने दीजिए, वहां पे क्या था, वहां पे क्या था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो इधर मैं लिखी थी डैश पी और नीचे आर और बी क्यू पी टी था। और देखिए मैंने जब पीछे पी एस की जगह पी रखा, देखिए यहाँ पे पहले एस था तो हमने उसकी जगह क्या कर दिया था, पी कर दिया था, ठीक है। तो ये जब जानते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट सेम रहता है तो उसको हटा देते हैं। तो डायरेक्ट मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, अब हटा दे रही हूँ, शायद मैंने पीछे हटा भी दिया था, ये बचा। और इधर क्या बचा, इधर जो बचा उसको लिख लेते हैं, एन बी ए सी, और जो जो बचता है। और हमें क्या प्रूफ करना था,
हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था डेल एक्स ए और डेल सी अपान डेल टी, ठीक है। देखिए हमें यही चीज़ प्रूफ करना था और देखिए यही चीज़ आ गया, आर क्यू और आर क्यू टी। देखिए जैसे जैसे रहता है, देखिए एक कोवेरिएंट कॉन्ट्रावेरिएंट ऊपर है, देखिए एक कॉन्ट्रावेरिएंट ऊपर आ गया, एक दो कॉन्वेरिएंट नीचे है तो दो कॉन्वेरिएंट इधर आर और टी आ गया, और उसके जो मैंने एन ए भी बचता है वो यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको देते हैं हम लोग मिटा, ठीक है। अब चलिए क्या करते हैं, देखिए एक चीज हमें यही प्रूफ करना था कि हमने दो टेंसर लिया था, जो कि दोनों टेंसर का अगर हम आउटर प्रोडक्ट करते तो वो 5 आता, तो वही करा था कि दो टेंसर हमने लिया, उन दोनों टेंसर का अगर हम इनर प्रोडक्ट करते तो उसका रैंक 3 आना चाहिए। देखिए यहाँ से भी आप देख सकते हैं रैंक 3 है, यहाँ से भी देख सकते हैं रैंक 3 और यहाँ से भी रैंक 3 है, यानी जो आपका आंसर आया इनर प्रोडक्ट करने के बाद वो रैंक 3 आया। और वही आउटर प्रोडक्ट वहाँ हम लोग करते तो वहाँ पे रैंक क्या आता, 5 आता, क्योंकि सारे सफिक्स क्या हो जाते हैं, काउंट हो जाते हैं। पर यहाँ पे 2 रिड्यूस हो जाता है, कैसे, ये तो हम जानते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जो लॉ हमने बताया था पीछे, उसी से क्या हो जाता है, रैंक 2 क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है इनर प्रोडक्ट करने के बाद। अगर 5 आना चाहिए तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और सेम वही चीज़ हमें प्रूफ करना था कि दो टेंसर हमने लिया था और दो टेंसर को हमें इनर प्रोडक्ट करने के बाद आना चाहिए 3 रैंक का, और 3 रैंक का यहाँ पे आ गया, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था। अब एक काम करते, छोटा सा एक और हम ले लेते हैं, वो एक और हम छोटा सा थ्योरम ले लेते हैं, कि देखते हैं कि वो थ्योरम क्या है और उसको भी प्रूफ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि वो भी एग्जाम में आ सकता है। थोड़ा सा छोटा है बट कहते हैं ना, छोटा भी क्या होता है, घातक ही होता है, जरूरी नहीं कि जो बड़ा हो वही घातक हो, ठीक है, वो भी एग्जाम में आ सकता है। तो उसको हम पहले क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि क्या है वो चीज़, थ्योरम वो क्या है, हमें प्रूफ करना है। ये भी थ्योरम क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द inner product of a covariant vector and contravariant मतलब सफिक्स क्या होगा, नीचे रहेगा, और वेक्टर मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे वेक्टर लिखा यानी कि आपको रैंक 1 का टेंसर लेना है। वेक्टर जहाँ लिखा रहे तो वहाँ पे समझ जाइए कि रैंक 1 का हमें टेंसर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या प्रूफ करना है हमें, और क्या हमें दिया हुआ है ये पहले जानते हैं। देखिए हमें प्रूफ करना है कि अगर हम इनर प्रोडक्ट करते हैं किसका, एक कोवेरिएंट वेक्टर मतलब यही हुआ कि अगर कहीं वेक्टर दिया जाता है तो उसको समझ जाते हैं कि वो 1 रैंक का टेंसर है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि 1 रैंक का आप टेंसर लीजिए, और क्या होना चाहिए, जो सफिक्स होना चाहिए कोवेरिएंट मतलब सफिक्स नीचे लगाना चाहिए, यानी एक प्रकार का ऐसे आपको लेना है, ठीक है। सफिक्स नीचे लगाना चाहिए कि कोवेरिएंट है और 1 रैंक का टेंसर है क्योंकि वेक्टर लिखा। तो एक ऐसा आप लीजिए टेंसर, कोवेरिएंट टेंसर और कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर मतलब क्या, वेक्टर मतलब 1 रैंक का टेंसर लेना, और कॉन्ट्रावेरिएंट मतलब सफिक्स ऊपर लगाना है, और इसे उन दोनों का इनर प्रोडक्ट करेंगे तो एक स्केलर इनवेरिएंट आना चाहिए। इनवेरिएंट मतलब क्या होता है, इनवेरिएंट मतलब होता है कि जो चेंज नहीं होता। वेरिएंट मतलब वेरी से क्या माना है, वेरिएंट, और वेरी क्या होता है, जो कोई चीज़ कहते हैं ना वेरी कर रहा है मतलब वो चेंज हो रहा है, और इनवेरिएंट मतलब क्या होगा, वो बदलता नहीं, वो चेंज नहीं होता। तो ये हमें प्रूफ करना, तो पहले हम देखते हैं खुद प्रूफ करके क्या आता है। तो पहले क्या कहा है कि एक हमें कोवेरिएंट वेक्टर और कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर लेना। तो कोवेरिएंट वेक्टर क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए हमने यू और क्या कहा है, कोवेरिएंट मतलब नीचे लेना है, ठीक है। नीचे हम लोग इसको आई लिख लेते हैं, और एक क्या ले लेते हैं, एक लेते हैं वी, ठीक है। और इस बार क्या कहा है, कॉन्ट्रावेरिएंट लेना। कॉन्ट्रावेरिएंट मतलब क्या हो जाएगा, सफिक्स ऊपर हो जाएगा, और वेक्टर लिखा है मतलब 1 रैंक का टेंसर, यानी नीचे ऊपर और कुछ नहीं कहा, एक एक रैंक का टेंसर लेना। अब इन्हें ही हमें क्या करना है, इन्हें ही हमें इनर प्रोडक्ट करना है, और वो इनवेरिएंट आना चाहिए। तो इनर प्रोडक्ट कैसे करते, पहले इसी का नहीं कर लेते, इसका डैश निकालते, यानी देखिए हम यहाँ पे इसका निकालेंगे डैश निकालने के लिए क्या करते हैं, एक कोई वेरिएबल मान लीजिए हम m मान लेते हैं, और फिर ये एक है तो एक dx अपान dx करेंगे, और नीचे है तो i नीचे लिख देंगे और डैश भी नीचे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, उसके यहाँ पे m बच जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं।
और यहाँ पे निकाल देते हैं यू, वी का, वी डैश आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी, देखिए यहाँ पे सफिक्स ऊपर रहेगा, ठीक है, आई तो यहाँ पे वी एन हो जाएगा और यहाँ पे डैश, ठीक है, और ये हो जाएगा, और अपन इसको ऐसे कर लेते हैं और यहाँ पे ऊपर है डैश, यहाँ पे ऊपर आई लगाया तो यहाँ डैश आई लिख देंगे और इसके नीचे एन लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें इन्हीं दोनों का क्या करना, इनर प्रोडक्ट करना, इसका और इसका, यानी कि लिख लीजिए आई डैश और वी डैश आई, इसका इनर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू एन वी एन और डेल एक्स अपान, पहले 2 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, पहले ये वाला लिखेंगे एम एस आई और यहाँ पे डैश आई और ये हो जाएगा एन, तो इस चीज़ से ये चीज़ कट जाएगा, ठीक है, ये चीज़ से ये चीज़ कट जाएगा। तो अभी फिलहाल क्या बचा, फिलहाल तो आपका ये बचा, ये एम है और डेल एक्स एम अपान डेल एक्स एन बचा आपका। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इनर प्रोडक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें लगाना पड़ता है कॉन्ट्रैक्शन फार्मूला। कॉन्ट्रैक्शन फार्मूला में क्या करेंगे, हम लोग 2 वेरिएबल को क्या करेंगे, सेम करेंगे, यानी कि हम m की जगह क्या लिख देंगे, n लिख देंगे, ठीक है, इसकी जगह हम n लिख देंगे, इसको लिख लीजिए कि बाई कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, u m और v m, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, और यहाँ पे भी कर देंगे, थोड़ा नीचे से लिखते हैं, देखिए इज इक्वल टू लिखेंगे u m v m और ये हो जाएगा डेल m अपान डेल, फिर यहाँ पे भी हम लोग m ही लिखेंगे, ठीक है, और इसकी वैल्यू आप जानते हैं क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू जब बराबर हो जाती है तो क्या, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो क्या बचेगा, आपका बचेगा u m v m और इसकी वैल्यू 1 तो 1 हो जाएगी, यानी आपकी क्या वैल्यू बची, i इज इक्वल टू u m और v और m। और देखिए यहाँ पे कोई भी पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं बचा, मतलब डेल नहीं बचा, तो ये एक टेंसर नहीं, ये एक स्केलर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टेंसर में भी क्या होता है, डेल वेल होता है, आई यू होता है, और ये क्या एक प्रकार का प्योर स्केलर बचा। और स्केलर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, जैसे कि स्केलर एक टेम्परेचर ही है, ठीक है, स्केलर कोई चीज़ टेम्परेचर या फिर कोई चीज़, जैसे मान लीजिए कि टेम्परेचर स्केलर, तो वो क्या होता है, वो इनवेरिएंट होता है, यही में प्रूफ करना है कि जो हमें स्केलर मिलेगा वो इनवेरिएंट होगा। तो स्केलर मिलेगा, समझ जाइए, अगर स्केलर मिल गया तो इनवेरिएंट है ही, क्योंकि स्केलर इनवेरिएंट होता है। टेम्परेचर को आप इधर से देखिए इधर से देखिए, वो 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, अगर 25 डिग्री सेल्सियस है, यानी स्केलर आ गया तो आप समझ जाए कि हमें इनवेरिएंट चीज़ हमें मिल गई, वही हमें प्रूफ करना था, स्केलर इनवेरिएंट। अगर हम एक कॉन्ट्रावेंट वेक्टर और कोवेंट वेक्टर को क्या करते हैं, इनर प्रोडक्ट करते हैं, तो यही हमें प्रूफ करना था। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सब कुछ समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम कुछ अच्छा और बेहतर आपके लिए कर सकें। और हाँ देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, सिर्फ समझा दिया है कैसे इसको लिखना है। थ्योरी व्योरी लगा के तो लिखना रहता है एग्जाम में, वैसे तो लिखना नहीं रहता, वैसे ज़्यादा नंबर आपको नहीं मिलेगा, और थ्योरी लगा के लिखेंगे ज़्यादा नंबर मिलेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि थ्योरी लगा के लिखे, यानी कि मैं नोट्स की बात कर रही हूँ, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ और लेक्चर वाइज लेक्चर, आप उसको देख लीजिए और देख के अगर वैसे लिखते हैं तो श्योरली आप औरों से बेहतर नंबर पाएंगे, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए, ठीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।